सर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है चेंज आया कि एकदम से सर से अंकल हो जाते हैं आप। तो सर एक फौजी होने के नाते सर आपने ये जो सर्विस है आपके लिए, सर सेवा, वो क्या है सर आपके लिए? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपके वो लहू क्या है। आपको पलटन की याद नहीं आती सर? मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो कि ऑब्वियसली बहुत बाहर कॉमन है, लेकिन हम लोगों के साथ कॉमन नहीं होती है। क्या सम्मान और आत्मसम्मान बनाए रखना सर मुश्किल हो जाता है सर सिविल लाइफ में आने के बाद? तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। सर पोस्ट रिटायरमेंट आपको क्या लगता है सर, अकेलापन या खालीपन सर आपको परेशान नहीं करता कभी? जब आप बाहर आते हैं तो आपको सडनली ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है या उनके साथ काम करना पड़ता है जो कि उस ट्रेनिंग से या उस भावना से गुजरे नहीं हैं। सर रिटायरमेंट के बाद भी आपका बिल्कुल जोश बिल्कुल एकदम से मस्त बरकरार है सर। हाँ सर, तो उसका राज बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एंगल बाय संतोष। आज वेटरन्स डे है और कल आर्मी डे है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज बुलाया है मेजर जनरल मनोज टाइगर तिवारी जी को, जो कि एक प्राउड वेटरन है। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आज आपने इस पावन उपलक्ष्य पे मुझे बुलाया, बहुत खुशी हुई। सर आज आपका पहला वेटरन डे है। जी आज पहला वेटरन डे है। मुझे रिटायर हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मुझे बहुत अत्यंत खुशी है इस बात की कि मैं आपके साथ अपने पहले वेटरन्स डे पे वार्तालाप कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, मैं बहुत दिल से हमें बहुत खुशी है सर, और आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल सर ये आपने दोनों तरफ मेडल्स पहने हुए हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। संतोष जी, ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं सर। फौज में कुछ बड़े यूनिक ट्रेडिशंस होते हैं और बड़े लेगेसी इश्यूज होती हैं। तो अगर आपके पिता फौज में थे और अगर आपके पिता अब नहीं रहे और मैं अगर रिटायर हो गया हूँ तो ये इन्हें मिनिएचर मेडल्स कहा जाता है। अच्छा सर। मिनिएचर मेडल्स, मेरे मेडल्स मैं अपने तरीके से पहनता हूँ और ये जो मेडल्स जो मेरे दाहिने साइड में है ये मेरे पिता के मेडल्स हैं और ये पहनने में मेरे को अत्यंत गर्व महसूस होता है क्योंकि इसमें अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स 65 ऑपरेशंस का मेंशन इन डिस्पैचेस भी मेंशन किया गया है, जो कि एक बहुत ही गर्वान्वित करता है मेरे को। तो इसलिए जब मैं पहनता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। आज हम बात भी करने वाले हैं आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की सर। जी। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे मेजर चेंज क्या आया आर्मी की जब आपने ड्रेस उतारी और जब आप सिविल में गए, तो सबसे पहला जो मेजर चेंज था वो क्या था सर? सबसे मेजर चेंज जो मेरी ज़िंदगी में आया है वो है चेंज ऑफ रूटीन। ओके। और ये जो अक्सर सबके साथ होता है, जब आप आर्मी के एक फिक्स रूटीन से निकलते हैं और एक सिविलियन लाइफ में एंटर करते हैं सर, तो वो जो रूटीन है उसमें एक बहुत ही मेजर चेंज होता है और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप उस रूटीन को कैसे मैनेज करें। सर वो मैंने एक पाया है, एक चेंज जो कि लकीली आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो मेरे को उतना धक्का नहीं लगा। लेकिन मुझे पता है ऐसे बहुत सारे वेटरन्स हैं जो इस चेंज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जी 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 सर, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है चेंज आया कि एकदम से सर से अंकल हो जाते हैं आप। है ना सर? तो ये डिफरेंस सर फील किया आपने? ये जी ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील होता है। अमूमन जब आप सड़क पर चलते हैं सिविलियन कपड़ों में तो जो आसपास के बच्चे हैं, जो कुछ युवक भी हैं सर। जो पहले आपको यूनिफॉर्म में देखते थे और आपको सर कहते थे, अब वो सडनली आपको अंकल कहना शुरू कर देते हैं। तो नॉट दैट इट इज़ अ बैड थिंग, बट फिर भी एक अपने अंदर एक महसूस होता है कि हाँ अब हम फौज में नहीं रहे और अब हम वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं। सर पोस्ट रिटायरमेंट आपको क्या लगता है सर, अकेलापन या खालीपन सर आपको परेशान नहीं करता कभी? जी बहुत परेशान करता है, बहुतों को परेशान करता है। लेकिन ये जो अकेलापन और खालीपन है ये तब होता है जब आप कुछ करते नहीं हैं पोस्ट रिटायरमेंट। राइट। अगर इसके बारे में आप शुरू से तैयारी करें एंड बिफोर यू रिटायर एटलीस्ट 1-2 साल तक आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि अब आपका रिटायरमेंट पास आने वाला है एंड व्हाट आर योर ऑप्शंस इन लाइफ। सो आप अकॉर्डिंगली अगर उसके हिसाब से आप अपने रूटीन को, अपने अपस्किलिंग को, इन सब एस्पेक्ट्स को अगर देखें तो उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन आई विल कंसीड दैट लोनलीनेस और
एक वो अजीब तरीके का एक अकेलापन होता है जो कि एक वेटरन ही महसूस कर पाता है। सर इसको शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है सर, मुश्किल है जी। मुश्किल है सर। मतलब सबसे दिल को छूने वाला सवाल सर, आपको पलटन की याद नहीं आती सर? पलटन की याद तो हमेशा आती है। पलटन एक हमारी फैमिली है सर। फौज में जो पलटन होता है वो लोग कहते हैं और मैं ये मानता हूँ कि आपकी फर्स्ट फैमिली आपकी पलटन होती है। तो पलटन की याद तो आती है, लेकिन हम लोग का सिस्टम ऐसा होता है कि वी नेवर लीव दी पलटन। अभी भी मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 या 3 बार पलटन जा चुका हूँ किसी ना किसी ओकेजन पे। तो एक महसूस होता है कि हम अभी भी कनेक्टेड हैं और हर छोटी चीज़ जो पलटन में होती है वो आपको खबर उसकी मिलती रहती है, तो एक कनेक्शन बना रहता है। दैट इज़ वाई वी नेवर फील दैट वी आर आउट ऑफ द फैमिली। सर रिटायरमेंट के बाद आपकी लीडरशिप की डेफिनेशन कैसे बदली सर? देखिए, लीडरशिप की डेफिनेशन तो वही रहती है, लेकिन आपका नज़रिया जो होता है लीडरशिप का वो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। खासकर क्या होता है कि जब आप फौज में होते हैं, आप एक ओहदे पे होते हैं, तो आप ट्रेंड लोगों को लीड करते हैं सर, जो कि शुरुआत से जिनकी ट्रेनिंग की जाती है, जो कि जिसके अंदर कूट कूट के अनुशासन भरा जाता है सर। बट दैट इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन यू कम आउट। जब आप बाहर आते हैं तो आपको सडनली ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है या उनके साथ काम करना पड़ता है जो कि उस ट्रेनिंग से या उस भावना से गुजरे नहीं हैं। सो दोज आर पीपल हु आर अ लिटिल मोर अनअवेयर ऑफ व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। सो वो जो लीडरशिप जो आप उन लोगों के साथ दिखाते हैं वो बेसिकली देन बिकम्स अ पर्सनल काइंड ऑफ अ रोल मॉडल इशू। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप, अगर एम्पैथी है आप में, अगर आप में समझ है और अगर आप में ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और आपके कहे पे वो कुछ काम करे, ऐसा कुछ करवा सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट। इज़ यू बिकम अ रोल मॉडल एंड देन यू लेट अदर्स फॉलो यू एज पार्ट ऑफ देयर रेवरेंस फॉर यू। तो यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है। सर आई फील कभी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती, बस ड्रेस बदलता है सर। जी। तो सर एक फौजी होने के नाते सर आपने ये जो सर्विस है आपके लिए, सर सेवा, वो क्या है सर आपके लिए? देखिए संतोष जी, सेवा जो है ये इट इज़ इनग्रेन्ड इनसाइड यू। आप पहले देश की सेवा करते हैं, आप समाज की सेवा भी किसी तौर पे ऑब्वियसली किया जाता है व्हाइल यू आर इन द आर्मी। सर फौज से निकलने के बाद अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आपके दिल को संतुष्टि दे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, समाज को उसका फ़ायदा हो सर। और तीसरी बात, आप ऐसी सेवा कीजिए जो कि लोगों को इफ़ेक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपने जो वीर सैनिक और वेटरन्स हैं और जो वीर नारीज़ हैं उनका कोई वॉइस नहीं होता है, और होता भी है तो वो ज़्यादातर वो थोड़े शाय और इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो उनके लिए मैंने ये सोचा था कि जैसे भी हो पाएगा मैं उनकी सेवा करूँगा, एंड वॉट एवर आई कैन डू फॉर देम आई विल डू। सो फिलहाल जो मेरे लिए सेवा है वो है वेटरन्स और वीर नारीज़ की सेवा, और समाज में जो कुछ मैं कर पाता हूँ मैं करता हूँ। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। इसमें एक बात और बताइए सर कि जब आर्मी में आप कुछ लोगों के साथ आपने काम किया, कुछ क्या बहुत लोग, हज़ारों लोगों के साथ काम किया जी। अब जब आप बाहर दूसरे वेटरन से मिलते हैं सर, तो उनके आपको लाइफ में जो उनका थॉट प्रोसेस है या उनका जो काम करने का तरीका है उसमें डिफरेंस नज़र आता है सर? जी, डिफरेंस तो देखिए संतोष जी, ऐसा है कि वेटरन्स भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं सर। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं और जवान होते हैं जो थोड़ा जल्दी फौज छोड़ देते हैं सर। दे आर पीपल हु आर यंग इन एज, वो भी वेटरन कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मिड लेवल करियर में प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं तकरीबन 19-20 साल की सर्विस के बाद, तो वो भी वेटरन कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुपर एनुएट होते हैं, जैसे मैंने 37-38 साल सर्विस करके नॉर्मल रिटायरमेंट किया है, तो हम भी वेटरन कहलाते हैं। सो एवरी कैटेगरी हैज़ अ पिक्यूलियर इशू। होता क्या है, जो यंग वेटरन्स होते हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उनके अंदर एक भावना होती है कि बाहर जाके कुछ ऐसा काम करें ताकि उनको पैसा भी मिले और इज्जत भी मिले। सर। जो मिड लेवल वेटरन्स होते हैं वो ऑब्वियसली
किसी ना किसी कारण से छोड़ते हैं एंड दे वांट टू बी क्लोज टू द फैमिलीज और दे वांट टू डू समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द आर्मी। और जो हमारे जैसे वेटरन्स होते हैं जो कि कंप्लीट सर्विस के बाद छोड़ते हैं, हमारे लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं सर। और ख़ासकर ऐसी उम्र में जब आप 55-60 के बीच में हैं या यू आर क्लोजर टू 60, तो आजकल एक ट्रेंड है जो कि सबसे पहले आपकी उम्र सुन के ही लोग आपको कहीं लेना नहीं पसंद करते हैं। हाँ। जबकि ऐसा है नहीं। आई थिंक देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड विच इज़ कमिंग अप वेयर पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू गेट टू द टेबल। आपकी काबिलियत क्या है और आप क्या कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन ये कि भाई आप कितनी उम्र के हैं। सो एज शुड नॉट मैटर, बट अनफॉर्चुनेटली इट विल टेक टाइम। इट इज़ चेंजिंग बट इट विल टेक टाइम। सर रिटायरमेंट के बाद भी आपका बिल्कुल जोश बिल्कुल एकदम से मस्त बरकरार है सर। हाँ सर, तो उसका राज बताइए सर। देखिए संतोष जी, मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है सर, जब तक आपके अंदर एक गो गेटिंग एटीट्यूड नहीं है सर, आप ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ आपके लायक बाहर मिल सकता है। सर। सो मेरा तो एक बड़ा फेमस गालिब का शेर है जो कि मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपके वो लहू क्या है। सो जो पैशन है वो दिखना चाहिए, जो पैशन है वो सामने आना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। और मेरे पास अभी कम से कम 20-25 साल हैं, अगर भगवान करेगा तो तब तक तो मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। सर आप जब आपका रिटायरमेंट हुआ सर, उसके बाद जब आप बाहर आए, आपने जो चीज़ें देखी बाहर आकर के, तो कभी आपको कुछ शॉकिंग सा लगा सर? जी, लाइफ इज़ शॉकिंग, लाइफ इज़ शॉकिंग। होता क्या है कि हम जब फौज में होते हैं तो एक बहुत ही कुकून्ड और बहुत ही प्रोटेक्टेड ज़िंदगी जीते हैं सर, कंटोनमेंट्स के अंदर या अपने किसी इलाके में जहाँ पर कि ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेरेंस होता नहीं है। जी सर। सो वी आर इम्यून टू आउटसाइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन जब सडनली आप बाहर निकलते हैं एंड यू आर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो जो समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपको इफ़ेक्ट नहीं किए हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करना शुरू करती हैं। तो होता क्या है कि कई लोग जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं वो तो इस बात को धीरे धीरे झेल लेते हैं, लेकिन कई लोग जो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो फौज में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग जो 30-35, 36 साल, 38 साल फौज में काट के जब बाहर निकलते हैं, सो ऑल माई लाइफ आई हैव बीन इन अ सेफ एनवायरनमेंट एंड सडनली आई कम टू अ प्लेस वेयर आई हैव टू फाइट एवरी डे विद स्मॉल थिंग्स। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं फॉर विच वी हैव टू फाइट एवरी डे। सो ये चीज़ें कुछ कष्टदायी होती हैं एंड आई एम वेरी श्योर दैट एवरी वेटरन के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो कि उसके अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से होता है। सर आर्मी लाइफ जो होती है बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है, और बाहर सिविल में सर उस डिसिप्लिन को कहाँ मिस करते हैं सर आप? देखिए डिसिप्लिन जो है वो तो हर चीज़ का बैकबोन होना चाहिए सर। अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। तो जो चीज़ हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं फौज में, वो चीज़ बाहर हमें लोगों को सिखानी पड़ती हैं या रिक्वेस्ट करना पड़ता है या उनको बोलना पड़ता है कि भाई ये सही तरीका नहीं है। लेकिन आपको पता है संतोष जी, कोई सुनता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब तक कि किसी के ऊपर खुद पे पर्सनल कुछ नहीं पड़ता है तो कोई सुनता नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट हिट्स यू बैड। दैट पहले तो लोग आपकी बात सुनते थे लेकिन अब आपकी कोई बात सुनता नहीं। तो दैट इज़ आई थिंक वन थिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सर इसी से रिलेटेड पॉइंट है, क्या सम्मान और आत्मसम्मान बनाए रखना सर मुश्किल हो जाता है सर सिविल लाइफ में आने के बाद? देखिए संतोष जी, सम्मान का तो ये है कि इट इज़ इन योर हैंड्स। अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, अगर आप खुद को अपने आप को एक वैल्यू करते हैं, तो आप अगर दूसरों से अच्छे से पेश आएंगे तो बाकी लोग भी आपको आपकी उम्र का कम से कम सम्मान देंगे और आपके ओहदे का तो सम्मान मिलता ही है। लेकिन जो आत्मसम्मान की बात है ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है। आत्मसम्मान ये है कि आई मे बी वेरी वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ, आई मे बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट होता क्या है कि जो दूसरा इंसान है वो आपके इस आत्मसम्मान को घात पहुंचाता है अननोइंगली, एंड देन इट हिट्स यू।
कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है या ऐसा कोई क्यों बोल रहा है. सो वाइल सम्मान इज समथिंग दैट यू डिजर्व, बट आत्मसम्मान तो आपके हाथ में है. अगर आप चाहें तो आप अपने आप को उस लेवल पे रख सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, बट इट टेक्स एफर्ट. सर रिटायरमेंट लाइफ में आने के बाद सबसे शॉकिंग चीज़ आपके साथ क्या घटी सर? देखिए संतोष जी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को धक्का पहुंचाती. सर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो कि ऑब्वियसली बहुत बाहर कॉमन है, लेकिन हम लोगों के साथ कॉमन नहीं होती है. एक डिजिटल फ्रॉड हुआ था जिसमें कि आई लॉस्ट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी. बट वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बाय नेचर बड़े ट्रस्टिंग होते हैं. हम बाय नेचर वी आर वेरी बेनोवेलेंट. हम सोचते हैं कि सब हमारे जैसे हैं. एंड दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ listening to experts and maybe going to the bank and trying to resolve it, we try to do something ourselves. और उसमें होता क्या है कि since हम लोग अपने सर्विस में we are not used to digital things too much because हम लोग पे various bans होते हैं, तो we are not very good at handling social media. तो इस चक्कर में आदमी फिर फंस जाता है. And that then it hits you bad and then it leads to humiliation also and it leads to एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ. और फिर आप अपने आप को गाली देते हैं कि भाई ये why should it happen to me. और मैं तो सबको कहता था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन when it happens to you it hits you bad. और उसके बाद रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है. सर भी रिकवरी में सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी सर? जी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि देखिए आई एम एट अ पर्टिकुलर पोजिशन. मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं जाके कहीं रिपोर्ट दर्ज कर सकता हूँ, मैं जाके आई कैन फिल अप द डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर आई रिपोर्ट टू द नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब काम नहीं कर पाते हैं. और अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम्स हैं बाहर वो इतने स्ट्रेसफुल हैं कि पहली बात तो वहाँ तक जाने में आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाएं, किससे मिले. देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट. सेकेंडली व्हेन यू मीट समबडी एंड व्हेन यू राइट थिंग्स इन एप्लीकेशन इन हिंदी एंड देन अटैच वेरियस डिटेल्स, देयर इज नोबडी टू गाइड यू कि कैसे करना है, क्या करना है. उसके बाद फिर फॉलोअप बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज नोबडी टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग. होता क्या है, फिर आप अपने लेवल पे लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, कभी बैंक ऑफिशियल से कांटेक्ट करते हैं, कभी पुलिस के पास कोई अगर कॉल सेंटर है तो आप उधर कॉल करते हैं, लेकिन दैट रिस्पॉन्स इज नॉट एडिक्वेट. तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहली बात आप सतर्क रहें. और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक दे शुड बी अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम जहाँ पर कि वेटरन्स जाकर और अपने आप का ये रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ द सिविल मिलिट्री इंटरेक्शन विच शुड हैपन बिटवीन द पुलिस एंड द सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स. ये आई थिंक सबसे बड़ा मिसिंग जो एलिमेंट है वो यही है. जी बिकॉज सडनली सर आप एक एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, और बाहर आते हैं आप तो एक शिकार बन जाते हैं. जी सो आई डू कीप राइटिंग अबाउट इट. मैंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे भी कभी इस बात की चेतावनी भी दी है. और मैंने पिछले 3-4 महीने में जो मेरे साथ अलग अलग चीज़ें हुई हैं उसके बेसिस पे मैंने कुछ एडवाइसेस भी मैं करता रहता हूं, ताकि जो वेटरन्स एग्जिस्टिंग हैं और जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं और सोल्जर्स हैं वो इस बात को सुने, पढ़ें और समझें कि वी नीड टू बी वेरी अलर्ट एंड वी आर अ वेरी वनरेबल पॉपुलेशन. यस क्योंकि मैंने देखा है सर, बिकॉज मेरे पिताजी भी इंडियन आर्मी में थे सर. तो जब रिटायरमेंट के बाद पापा आए तो जो फंड्स मिलते हैं लोगों की लिटरली गिद की तरह नजर रहती है उनके ऊपर. जी और उस टाइम पे सर बैक इन 1996 ही लॉस्ट अराउंड 5 लाख रुपीज. और जो शायद उनकी सारी पेंशन का अमाउंट था जो फंड्स मिलते हैं उनको. तो सर इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर द होल फैमिली. तो आई कैन रिलेट सर कि कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए. तो आई होप सर जल्दी पैसा रिकवर हो जाए आपका. थैंक यू. कोशिश तो जारी है सर. और सर मैं आपके माध्यम से इस कन्वर्सेशन के माध्यम से अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है सर, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट देयर शुड बी समथिंग जहाँ पर हमारे वेटरन्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी
करनी पड़े, एटलीस्ट जहाँ पे स्कैम्स होते हैं उनको डील करना पड़ता है। अगेन आई थिंक सर पुलिस से और जब नॉर्मल बंदों से बात करते हैं वो भी बहुत ह्यूमिलेटिंग होता होगा आपके लिए सर। जी ऑब्वियसली क्योंकि जब आपसे कुछ गलती हुई है एंड यू नो दैट यू नो समथिंग हैज हैपेंड और आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो यू हैव टू कीप रिपीटिंग दैट स्टोरी विच इन इटसेल्फ इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। और फिर लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि भाई आप बड़े बेवकूफ़ हैं। सो दैट is not something that anybody wants to. There is no sensitivity involved there. So I feel that ये जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं, जो सवाल जवाब होता है, इनमें थोड़ी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, so that the person who has been scammed, he does not feel humiliated. सर इसी पे आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी अपील को मैं कंटिन्यू करूँगा सर कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या कहीं भी कोई मतलब इस लेवल पे बंदा सुन रहा है सर, तो कम से कम एक रिक्वेस्ट है कि देयर शुड बी सम हेल्प डेस्क फॉर डेडिकेटेड हेल्प डेस्क फॉर रिटायर्ड वेटरन्स, सो दैट उनको ये ह्यूमिलेशन फेस ना करना पड़े। क्योंकि विश्वास मानिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी है, और जो बची हुई ज़िंदगी वो पीसफुली जीना चाहते हैं, तो उनको एटलीस्ट ये ह्यूमिलेशन डिजर्व नहीं करते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ लिसन टू इट। अगर इफ़ यू कैन डू समथिंग प्लीज़ डू इट। सर एक बात और बताइए सर, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें सर, तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज होती हैं सर, तो उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है सर फाइनेंशियल लिटरेसी की? अच्छा सवाल है संतोष जी, ये जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल लोग कोशिश करते हैं, खासकर ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो हु डील विद फाइनेंशियल मैटर्स। आजकल एक अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च की गई है, लेकिन इट इज़ नॉट एडिक्वेट। होता क्या है कि दिस फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन, अभी आप अगर रिटायर होने वाले हैं उसके पहले कोई सेमिनार हो जाएगा जिसमें कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आके आपको टिप्स देगा, बट आई फील दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। होना क्या चाहिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट शुड बी पार्ट ऑफ द मिलिट्री करिकुलम, बिकॉज आजकल जो फाइनेंसेस हैं इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पीपल हैव मनी एंड पीपल वांट टू इन्वेस्ट मनी, लेकिन फौज में क्योंकि हमारा काम ऐसा है दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, सो इसीलिए इन बातों पे गौर हो नहीं पाता है, विच रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ लॉस एंड डैमेज लेटर ऑन इन लाइफ। सो मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द रेगुलर मिलिट्री एजुकेशन, एंड खासकर क्लोजर टू द रिटायरमेंट कम से कम 5-6 साल तो एक डेडिकेटेड एक होना चाहिए सिस्टम, जहाँ से कि ऐसी एडवाइस और ऐसा जो इन्वेस्टमेंट की जो बातें हैं वो हर फौजी को बताई जाए, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तौर पे एडवाइज़र्स हों जो कि जवानों को और ऑफिसर्स को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये एडवाइस दी जाए। तो आई वुड से एडिक्वेट नहीं है, इसकी और ज़रूरत है, बट आई मस्ट से दैट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट फेसेट है जिसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सर अब हम बात करते हैं पेंशन की। जी, क्योंकि सर पेंशन ही होती है शायद जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, बिकॉज और बहुत कोई नया सोर्स तो होता नहीं है आप लोगों के पास। तो सर थोड़ा उस पर अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ थोड़ा उस पर लाइमलाइट थोड़ा डालिए कि किस प्रकार से मतलब अभी आपकी पेंशन है वो कितनी एडिक्वेट है, क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी, और ये आप सफिशिएंट है सर आपके लिए वो? संतोष जी, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट पेंशन एडिक्वेट होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन यू गेट मनी विच इज़ कम्यूटेड, होता क्या है, बहुत सारे लोग कम्यूटेशन करा के और एक लमसम ले लेते हैं, और बाकी चीज़ें बाकी बैलेंस पेंशन है वो आपकी आती रहती है। सो जो रेगुलर पेंशन जो आपकी आती है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट बिकॉज इट इज़ कम्यूटेड, बट जो आपको लमसम मिलता है अगर उसको आप ठीक से इन्वेस्ट ना करें या उसको ठीक से यूटिलाइज ना करें, तो वो पैसा अमूमन क्या होता है, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, तो जो डेली सस्टेनेंस का जो पैसा आता है वो एडिक्वेट नहीं होता है जनरली, अनलेस यू हैव सम प्रॉपर्टी अर्लियर, या फिर आपका कुछ बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पे कि आपके पास पैसा है जो आप खानदानी पैसा है। अदरवाइज अगर सिर्फ पेंशन पे, वो भी कम्यूटेड पेंशन पे अगर जीना चाहें तो इट इज़ स्ट्रेसफुल, और हम लोग इस बात को एवरी डे एक्सपीरियंस करते हैं कि हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट फौजीज जो होते हैं वो या तो उन्होंने
घर बनाना होता है, या फिर कुछ लैंड लेकर कहीं इन्वेस्ट करना होता है, या फिर कुछ और बच्चों की शादी वादी करानी होती है. सो आई डोंट थिंक अनलेस ही इज़ फाइनेंशियली प्रूडेंट, और अगर किसी ने पहले से बताया नहीं है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो सिर्फ पेंशन में गुजारा करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. बट फिर भी लोग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम है. इट इज़ एडिक्वेट. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंशंस दैट वी गेट इन कंपेयर टू एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस. बट आई वुड से दैट पीपल शुड डू समथिंग एल्स टू कॉम्प्लीमेंट दैट पेंशन, बिकॉज सिर्फ पेंशन से काम नहीं चलता है. तो सर उसके लिए मतलब अभी आपने क्या स्टार्ट किया है, मतलब कोई ऐसे वेंचर्स या आपका कोई फ्रीलांसिंग टाइप भी कर रहे हैं आप? संतोष जी, मैं आई हैड मेड अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि बिकॉज ऑफ माई फैमिली इश्यूज मैंने लखनऊ में ही रहना है. ओके सर. सो इन माई केस हुआ क्या था कि मेरे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं. एट दिस रैंक एंड सर्विस नॉर्मली इतने पोजीशंस होते नहीं हैं जो कि आपको ऑफर किए जा सकते हैं. सो व्हाट नॉर्मली पीपल एट माई रैंक एंड सर्विस डू इज लुक फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस. तो वो तो गनीमत है कि आप जैसे बेनेवोलेंट लोग मिल जाते हैं. तो मैंने एक वीर सेतु पोर्टल को फाउंड किया था, जिसमें कि वीर नारीज और वेटरन्स को हम जॉब्स ऑफर करते हैं. आई हैव ऑल्सो कॉन्टैक्टेड दी AWPO, जो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. उनसे भी बातचीत करके हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था. तो उसके थ्रू भी हमें कुछ पैनल्स मिलते हैं जवानों के और ऑफिसर्स के, जो कि हम कॉर्पोरेट्स को ऑफ़र करते हैं. बट इट इज़ वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन. और वो क्योंकि अमूमन क्या होता है, मोस्ट पेंशनर्स एंड मोस्ट वी नारीज डू नॉट वांट टू लीव द प्लेस ऑफ देयर रेसिडेंस. तो वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हैं, और उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस में भी लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं. सो एक सेवा है, कोशिश मेरी जारी है. मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, लोगों से मिलाप करता रहता हूँ, लेकिन द काइंड ऑफ सर्विस दैट आई नीड टू गिव एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर, मेरे को लगता है कि एक रीजनल लेवल पे एक सेंट्रलाइज एजेंसीज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल लखनऊ बेस्ड कुछ अगर आर्मी एजेंसीज जैसे हैं, AWPO की एजेंसी लखनऊ में भी है, बट दे हैव टू बी लिटिल मोर एक्टिव इन डीलिंग विद हाउ वी कैन प्लेस एक्स सर्विसमैन एंड वीर नारीज. वो उतना एक्टिविटी हो नहीं पाती है. सो उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके अलावा कभी कभी लोग ऑफ़र करते हैं फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए कुछ लेक्चर्स होते हैं. सो वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. प्लस कभी कभी लोग आपको चीफ गेस्ट या कुछ बुलाते हैं, बट दैट इज़ प्रो बोनो. सो यू गो एंड विजिट पीपल. सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये होता है कि आप जाके यूथ से आप बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं. सो दीज आर द ऑप्शन दैट वन कैन टेक. सो सर मोस्टली जो आपके पास ये रहता है सर, वो लिंक्डइन से आपके पास ऑफर्स आ जाते हैं सर, मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह के? जी, लिंक्डइन इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म. तो वहाँ से भी ऑफर्स आते हैं. प्लस कुछ लोग डायरेक्टली आपको वर्ड ऑफ माउथ जो जानते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं. सो बट इट्स समथिंग दैट इज नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज फाइनेंशियली इट इज़ नॉट टू गुड इन टर्म्स ऑफ कि भाई आपको एडिक्वेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ सेकेंड पार्टी काइंड ऑफ थिंग, आउटसोर्स. हाँ, सो प्रॉफिट कोई और ले लेता है, आपको बेसिक अमाउंट मिल जाता है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सर आज वेटरन डे पे जो ऑफिसर्स रिटायर होने वाले हैं या हमारे जवान रिटायर होने वाले हैं, उनको अगर आपको कुछ मैसेज देना हो सर तो क्या देंगे? देखिए, वेटरन्स डे वेटरन्स के लिए मनाया जाता है. और वेटरन्स डे ऐसा होता है एक्चुअली किस लिए मनाया जाता है, बिकॉज इस दिन हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा सर, वो भी इस दिन रिटायर हुए थे. तो उसकी याद में वेटरन्स डे को नॉमिनेट किया गया था, और ये मेरे ख्याल से इसको एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन दिए हुए 10 साल हो गए हैं. दिस इज़ द 10th वेटरन्स डे. सो मेरा मैसेज तो बड़ा क्लियर है. सबसे पहला मैसेज ये है कि आप अपने आप को अपस्किल कीजिए, आप अपने आप को सिविल एनवायरनमेंट के लिए तैयार कीजिए, और आप अपने आप को ऐसे बना के रखिए कि आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना पाए. कहने का मतलब ये है कि वी नीड टू बी अवेयर. आई वॉन्ट टू टेल ऑल वेटरन्स दैट यू आर द बेस्ट एंड यू मस्ट फाइंड
समथिंग वर्थ वाइल टू डू बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड। यही एक चीज़ है जो कि वेटरन्स नहीं कर पाते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमने करना क्या है, एंड दे टेक द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। और अनफॉर्चुनेटली जो दृष्टिकोण है वो ये है कि अगर कोई सोल्जर है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड पे लगा दीजिए, अगर कोई ऑफिसर है तो उसको कोई मिड लेवल या लो लेवल कोई स्टार्टिंग से दे दीजिए। बट दैट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ अ वेटरन। जो वेटरन है जब तक अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, बाहर वाले आपको वैल्यू नहीं करेंगे। सर, आज वेटरन डे पे, फर्स्ट वेटरन डे पे इनफैक्ट हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल्दी ही एक नेक्स्ट मुलाकात करेंगे सर, और उम्मीद करते हैं कि जो आपका रिकवरी है सर वो जल्दी हो जाए, और आपकी लाइफ में सर जो हल्की फुल्की टर्बुलेंस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए सर। थैंक यू संतोष जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाया, इस दिन हमें अपनी बातें रखने का मौका दिया, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वेटरन्स हैं, लाइक आई सेड, एक वनरेबल कम्युनिटी है, और अगर इन वेटरन्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए व्हेन दे आर एग्जिटिंग द आर्म फोर्सेस, तो उससे क्या होता है कि एक तो उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाती है सर, और दूसरा उनका जो सम्मान है, दैट ऑनर एंड डिग्निटी दैट ही हैज़ बीन यूज्ड टू ऑल हिज लाइफ, दैट स्टेज, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहता है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। एंड आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो वेटरन्स जो कर सकते हैं वो है कि हमारे जो यूथ हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए वो एक रोल मॉडल बन सकते हैं। सर सो दैट इज़ माई मैसेज टू एवरीबडी, दैट वेटरन्स मस्ट बी रोल मॉडल्स सर फॉर द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद।